हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के 16th चैप्टर लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। यानी कि अगर लाइट एक सरफेस से आकर के टकराती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट दूसरे सरफेस से जाकर के टकराएगी और टकराने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखा जाए तो हमारे चैप्टर का ये एक मेजर टॉपिक है जिसके अंडर हमें कुछ सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल इमेजेस, तो मल्टीपल इमेजेस का कंसेप्ट भी हम आज ही के सेशन में पढ़ेंगे। इसके अलावा पेरिस्कोप क्या होता है, कलाइडोस्कोप क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन। और इस सेशन को हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं, आपके सामने आ रही है क्या, ये एक इमेज है ना। क्या लिखा हुआ है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इस इमेज पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने एक सेल लिया है, नॉर्मल हमारा छोटा सा सेल, ठीक है ना, रिमोट वाला सेल। तो हमने सेल तो ले लिया, अब इसको हमने रखा है किसके सामने, मिरर्स के सामने। दोनों ही मिरर्स कैसे हैं भाई, प्लेन मिरर्स हैं। यूजुअली होता क्या है, अच्छा आपने 2 प्लेन मिरर्स के सामने सेल को रख तो दिया, लेकिन ज़रा मुझे ये बताओ कि इन दोनों ही प्लेन मिरर्स में इस एक सेल की टोटल कितनी इमेजेस बन रही हैं। तो आप बोलोगे कि मैम एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और फोर्थ वाली ये है। यूजुअली क्या होता है कि अगर हम प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो प्लेन मिरर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट की केवल एक ही इमेज बनाता है। भाई ये चीज़ तो आप सभी ने नोटिस करी होगी ना, ऑब्जर्व करी होगी। आपके घर में भी तो प्लेन मिरर होते हैं, कौन से वाले, अरे हमारे घर के आईने। आईने क्या होते हैं, प्लेन मिरर ही होते हैं। तो जब हम एक प्लेन मिरर के सामने, अपने घर के आईने के सामने जाकर के खड़े होते हैं, तो उस आईने में हमारी एक ही इमेज बनती है ना। जिस समय आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो उस समय हम खुद क्या है, आप खुद क्या हो, एक ऑब्जेक्ट हो। तो अगर आप अपने घर के आईने के सामने जाकर के खड़े होते हो तो उस आईने में आपकी केवल एक ही इमेज बनती है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आईने में 5-6 इमेजेस बन रही हैं और अब उन 5-6 इमेजेस में से हमें केवल एक ऐसी इमेज चूज करनी है जिसको कि हम देख करके अपने आप को रेडी कर सके। ऐसा नहीं होता है ना कि एक प्लेन मिरर है, एक आईना है, तो उसके सामने अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी ऑब्जेक्ट की केवल एक ही इमेज बनेगी। इतना क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही होना चाहिए था ना भाई। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या करा है, एक की जगह 2-2 प्लेन मिरर्स ले लिए हैं। तो अगर दोनों ही प्लेन मिरर्स के सामने हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, एक सेल को रखेंगे, तो एक सेल की एक इमेज बननी चाहिए थी इस वाले मिरर में, उसी सेल की दूसरी इमेज बननी चाहिए थी इस वाले मिरर में। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, डेफिनेटली आपने एक ऑब्जेक्ट के सामने 2 प्लेन मिरर्स रखे हैं, तो ये चीज़ तो एक्सपेक्टेड थी ही कि दोनों ही मिरर्स पे क्या होने वाला है, उस एक ऑब्जेक्ट की एक एक इमेज बनने वाली। लेकिन यहाँ पे तो एक्सपेक्टेशन से हमें कुछ ज़्यादा ही मिला। यहाँ पे हमें हर एक मिरर में ऑब्जेक्ट की 2-2 इमेजेस मिल रही हैं। यहाँ पे भी 1-2, यहाँ पे भी 1-2, यानी कि ऑब्जेक्ट 1, मिरर 2 और एक ऑब्जेक्ट की इमेजेस कितनी, 4। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मल्टीपल इमेजेस आपको दिखाई दे रही है और ऑब्जेक्ट आपके पास एक ही है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इफ, तो बेसिकली हमको आज के सेशन में यही चीज समझनी है ना कि ये मल्टीपल इमेजेस कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। नाउ इफ द रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर आर इंसिडेंट ऑन अनदर प्लेन मिरर, देन द रिफ्लेक्टेड रेज आर रिफ्लेक्टेड अगेन। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस एक सेशन में हमने एक न्यूमेरिकल, एक सैम्पल क्वेश्चन जो है ना सॉल्व किया था। उसमें हुआ क्या था कि हमारे पास एक प्लेन मिरर था, ठीक है ना, ये था अपना एक प्लेन मिरर। इसका नाम हम रख देते हैं क्या, PQ। अब इस PQ प्लेन मिरर के नीचे आप बोल सकते हो कि हमने एक और प्लेन मिरर रखा था, चलो उसका हम नाम रख देते हैं क्या, QR।
तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो दो प्लेन मिरर्स हैं PQ एंड QR, दोनों ही क्या है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं। क्या आपको वाला क्वेश्चन याद आया? हमने ये किया हुआ है पहले भी। यानी कि आप बोल सकते हो कि इस टॉपिक को प्रॉपरली स्टार्ट करने के पहले इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हम एक न्यूमेरिकल लगा चुके हैं और वो आपसे बना भी होगा कि हमारे पास दो प्लेन मिरर्स हैं और दोनों को ही हमने क्या करा है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे रखा है। सवाल ऐसा था आपका कि इस प्लेन मिरर पे क्या हो रहा है, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा, एक काम करते हैं दूसरा कलर ले लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है ना। हुआ क्या कि इंसिडेंट रे आ गई, एक आई क्या, अपनी इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे ने क्या करा है, PQ प्लेन मिरर को स्ट्राइक किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम मान लेते हैं कि जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया है अपनी इंसिडेंट रे ने, उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, PQ मिरर पे, उसको हम बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वो कितना हो गया है, O। इतना है समझ में कि एक इंसिडेंट रे आई, उसने प्लेन मिरर PQ पर स्ट्राइक किया है पॉइंट O पे, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अपने कन्वीनियंस के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे भाई, रिफ्लेक्टेड रे भी तो निकालेंगे ना। प्लेन मिरर से आकर के लाइट टकराई है तो वो रिफ्लेक्ट भी तो होगी। तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारी लाइट क्या हो गई थी, रिफ्लेक्ट हो गई थी। रिफ्लेक्ट तो हो गई थी, इसके बाद में हुआ क्या था कि अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जहां जा रही थी, देखो रिफ्लेक्टेड रे को जो है ना दोबारा से रिफ्लेक्ट होने का कोई शौक नहीं होता है, लेकिन अच्छी खासी यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही थी, उसके रास्ते के बीच में प्लेन मिरर आ गया, जिसके कारण क्या हुआ, प्लेन मिरर से जाकर के वो टकरा गई बेचारी इंसिडेंट रे। टकराने के बाद क्या हुआ, उसके प्रोपोगेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। भाई वो आ ऐसे रही थी, जाना उसको ऐसे था, लेकिन बीच में रास्ते में प्लेन मिरर आ गया, जिसके कारण वो जाकर के टकरा गई प्लेन मिरर से, और इस कारण लाइट के प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया कि जाना उसको ऐसे था, अब वो कैसे जा रही है, कुछ इस तरीके से जा रही है। तो गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई। अब क्या हुआ, बड़े मुश्किल से रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होकर के, धक्का खा करके फिर से जो है ना अपने, आप बोल सकते हो कि रास्ते पे निकली थी। लेकिन जब वो रास्ते पे निकली तो उसके रास्ते में दूसरा प्लेन मिरर आ गया, कौन सा, QR नाम का। अब क्या होगा, अब यहाँ पे फिर से लाइट टकराएगी, और टकराने के बाद आप सब जानते हो, सपोज P जो अपना QR प्लेन मिरर है, इस पे पॉइंट O पे, पॉइंट O तो हो चुका है ना, O' लेते हैं, चलो पॉइंट O' पे क्या हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे ने पॉइंट O' पे रिफ्लेक्टेड रे ने क्या करा है, QR प्लेन मिरर को स्ट्राइक किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा, हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा। ये क्या होगा, बेसिकली फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन की जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो रही है, QR प्लेन मिरर पर O' पॉइंट पर आकर के स्ट्राइक कर रही है। पहले रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्टेड रे, तो पहले रिफ्लेक्शन की जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो दूसरे रिफ्लेक्शन में क्या बन चुकी रहेगी, एक इंसिडेंट रे बन चुकी रहेगी। भाई जो रे आकर के मिरर को स्ट्राइक करती है उसको हम इंसिडेंट रे ही तो बोलते हैं ना। तो कहने को तो हुआ क्या था कि ये जो रे थी पहले रिफ्लेक्शन की, वो क्या थी, रिफ्लेक्टेड रे थी, धक्का खा करके रिफ्लेक्ट होकर के आ रही थी। लेकिन हुआ क्या, रास्ते में आ गया QR मिरर, तो उसने उस रिफ्लेक्टेड रे ने आकर के QR मिरर को O' पॉइंट पे क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दी। यानी कि पहले रिफ्लेक्शन की जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दूसरे रिफ्लेक्शन की इंसिडेंट रे बन चुकी है। हम सबको पता है कि क्या होने वाला है, O' पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक प्यारा सा नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, और फिर इसके बाद में रिफ्लेक्टेड रे को क्या करेंगे, वहां से रवाना करेंगे। तो आपकी क्या हुई है, रिफ्लेक्टेड रे आपको फिर से मिल चुकी है। तो देखो, एक सरफेस से आकर के लाइट टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, और यही रिफ्लेक्टेड रे दूसरे सरफेस से आकर के टकराई और फिर से रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसी को तो हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, कि एक रिफ्लेक्टेड रे है तो वो दूसरे सरफेस से जाकर के फिर से क्या हो सकती है, टकरा सकती है, और टकराने के बाद में फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। भाई लाइट का कुछ ऐसा थोड़ी ना रहता है कि वो जिद्दी है कि हम एक बार टकरा चुके हैं, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, हमारे प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है, बस अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने बार एक रिफ्लेक्टेड रे किसी सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद में वो फिर से क्या होती जाएगी, रिफ्लेक्ट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज़ बोली गई है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इन दिस केस द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ द फर्स्ट प्लेन मिरर बिकम्स इंसिडेंट रेज फॉर द सेकेंड प्लेन मिरर। बिल्कुल सही बात है कि पहले केस में आप बोल सकते हो कि फर्स्ट प्लेन मिरर की जो रिफ्लेक्टेड रेज थी, ये वाली है ना,
पहले केस में, पहले रिफ्लेक्शन में आप बोल सकते हो कि फर्स्ट प्लेन मिरर की जो रिफ्लेक्टेड रेस थी अब वो क्या हो चुकी है, सेकंड प्लेन मिरर के लिए इंसिडेंट रेस बन चुकी हैं। The further reflection from the second plane mirror also takes place according to the laws of reflection. और जो सेकेंड प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी कैसे होगा, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ही फॉलो करके होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा भी है ना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में, रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में, कि रिफ्लेक्शन चाहे जैसा भी हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ही फॉलो किए जाते हैं। ये मतलब नहीं है कि अगर एक रिफ्लेक्टेड लाइट दोबारा से रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो फॉर अ चेंज लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल किया जाता है। जो सवाल हमने सॉल्व किया था उसमें आपसे क्या पूछा गया था कि सेकेंड जो रिफ्लेक्शन हुआ है उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल करके बताइए। याद आया वो वाला सवाल कि जो सेकेंड रिफ्लेक्शन हुआ है इस केस में उस रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल करके बताइए। तो हमने क्या करा था, हमें ये पता था कि यहाँ पे जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है वो कितना है ना, ऐसा कुछ तो भी हमें चीज़ें पता थी कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमें पता था। तो हमने बोला कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब अगर आपके पास ये वाला एंगल आ चुका था तो फिर हमने बोला कि भाई यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। तो जो भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, ये वाले एंगल की वैल्यू होगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री में से इतना एंगल माइनस कर देंगे तो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल करके आ जाएगा सेकेंड रिफ्लेक्शन का। और सेकेंड रिफ्लेक्शन में आप बोल सकते हो कि सिंस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया जाता है इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो वहां से हम सेकेंड रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल लेते थे। तो ये बात तो हमको पहले से पता थी कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है दूसरे प्लेन मिरर पे तो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया ही जाएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ही फॉलो किए जाते हैं, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं क्या बार्बर शॉप का मिरर। बाल कटवाने जाते हैं, हेयर स्टाइल बनवाने हम जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे से आपको जितने भी आपको आपके बाल दिखाई दे रहे हैं उनकी गारंटी तो आप ले सकते हो, है ना, क्योंकि सपोज आपने बोला है ब्यूटिशियन को कि बाल जो ना स्ट्रेट कर दो, अब उसने उठाया स्ट्रेटनर और लगे सारे उसने आगे के बाल सीधे कर दिए, लेकिन पीछे क्या चल रहा है, पीछे के बाल प्रॉपर्ली स्ट्रेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, या कर्ली जो भी आपको करवाना है वो हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बात का पता आपको कैसे चलता है, तो कुछ इस तरीके से चलता है कि हम बैठे हैं यहाँ पे चेयर पे, आगे जो भी चल रहा है उसकी इमेज, मतलब आगे जो भी चल रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारे स्टेयर के सामने क्या लगा होता है, एक प्लेन मिरर लगा होता है। प्लेन मिरर पे क्या होता है, हमारी इमेज बनती रहती है। आई बात समझ में? तो आगे जो भी हो रहा है उसका पता आपको कैसे चलेगा, तो आगे जो प्लेन मिरर आपको दिखाई दे रहा होगा उसमें आपकी शक्ल आपको दिखाई दे जाएगी। अब मुद्दा आता है कि पीछे क्या चल रहा है ये देखना है। तो पीछे क्या चल रहा है इसको देखने के लिए सपोज हेयर स्टाइल बन चुकी है, हेयर कट हो चुका है, सब हो चुका है, स्टाइलिंग वगैरह सब हो गई है। अब उस चीज़ को दिखाने के लिए कि देखो भाई हमने ऐसा किया है, ब्यूटी पार्लर वाले क्या करेंगे, ब्यूटिशियन क्या करेगी, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि एक और प्लेन मिरर वो लेकर के आएगी और उसको कहाँ रखेगी, हमारे सर के पीछे, कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो दूसरा प्लेन मिरर लिया गया है हमारे सर के पीछे, उस प्लेन मिरर से होने क्या वाला है, आपको यहीं पे सामने जो प्लेन मिरर रखा है वहीं पे आपको अपने सर के पीछे का भी जो भी चीज़ हो रही है वो दिखाई दे जाएगी। भाई यही तो होता है ना, आपको देखना है कि भाई क्या हुआ है, क्या पीछे कुछ करा भी है या नहीं करा, बस ऐसे ही छोड़ दिया आधे में। तो पीछे एक प्लेन मिरर लेकर के आया जाता है। तो प्लेन मिरर से होता क्या है कि हमारे आंखों के सामने, हमारे सामने जो प्लेन मिरर लगा होता है उस पे ही हमको अपने पीछे का जो हिस्सा है वो भी दिखाई दे जाता है। वी आर एबल टू सी द बैक ऑफ द हेड विथ द हेल्प ऑफ टू मिरर्स। हम दो मिरर्स की मदद से क्या कर सकते हैं, अपने सर के पीछे का जो पार्ट है वो भी देख सकते हैं। द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आवर हेयर ऑन द स्मॉल मिरर। हुआ क्या कि यहाँ पे जो आपके सर के पीछे जो स्मॉल मिरर आप बोल सकते हो कि लगाया गया है ना, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या कर रहा है एक इंसान, छोटा सा मिरर सर के पीछे लेकर के खड़ा है। तो हमारे बालों से जो भी लाइट रेज निकलेंगी, हमारे बालों से लाइट रेज कैसे निकल रही हैं, क्योंकि सनलाइट है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, तो उसकी जो रोशनी है वो हमारे बालों पर पड़ रही है। तो हमारे बालों से जो भी लाइट रेज निकलेंगी वो कहाँ जाएंगी,
ये जो हमारे सर के पीछे स्मॉल मिरर रखा हुआ है ना, मतलब पकड़ के कोई खड़ा हुआ है, तो हमारे सर से निकलने वाली जो लाइट रेज होंगी वो लाइट रेज सबसे पहले इस छोटे मिरर को जाकर के क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आवर हेयर ऑन द स्मॉल मिरर, दिस लाइट इज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड टू द मेन मिरर। मेन मिरर कौन सा है, जो कि हमारे सामने है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना बड़ा सा मिरर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक छोटा सा मिरर हमारे सर के पीछे लेकर के इंसान खड़ा है। तो सबसे पहले हमारे बालों से जो भी लाइट रेज निकलेंगी वो कहाँ जाएंगी, इस छोटे वाले मिरर में जाएंगी। अब यहाँ पे गई लाइट रेज मिरर पे जाकर के करेंगी क्या, बैठ जाएंगी क्या, या अंदर चली जाएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी ना। तो हमारे बालों से जो भी लाइट रेज निकल रही हैं वो इस छोटे से मिरर के ऊपर जाकर के स्ट्राइक करेंगी। स्ट्राइक करने के बाद में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये निकली क्या, अपनी रिफ्लेक्टेड रे। अभी ये रिफ्लेक्टेड रे बेसिकली कहाँ जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे, इसका एंगल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये बेसिकली कहाँ जा रही है, ये जा रही है जो हमारे मुंह के सामने रखा है ना बड़ा वाला मेन मिरर, उस पे जाकर के लग रही है। तो अगेन क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन होने वाला है, और रिफ्लेक्शन होकर के कहाँ जाएगा, हमारी आंखों तक लाइट रेज आ जाएंगी। पूरा किस्सा समझ में आया भाई। मैंने आपको हमेशा क्या समझाया है कि आपको कोई भी चीज़ तभी दिखाई देती है जब उससे निकलने वाली लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। अगर ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेंगी तो आपको वो ऑब्जेक्ट कभी भी दिखाई नहीं देगा। अब मैं इस समय आपको बोल रही हूँ कि बार्बर की दुकान पे अगर आप जाओगे तो हमारे बालों का, हमारे सर का जो पीछे का हिस्सा है वो भी आपको दिखाई देता है। कैसे दिखाई देगा, इसका मतलब क्या, अगर आपको अपने हेड के पीछे वाला रीजन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या कि हेड के पीछे वाले रीजन से निकलने वाली जो लाइट रेज है वो आपकी आंखों तक पहुंच रही है। जब तक लाइट रेज नहीं पहुंचेंगी तब तक कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अगर सर के पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सर के पीछे से निकलने वाली जो लाइट रेज है वो आपकी आंखों तक पहुंच रही हैं। कैसे पहुंच रही हैं, तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई हमारे बालों से जो लाइट रेज है वो निकली, हमारे बालों से लाइट रेज निकली, वो कहाँ गई, तो सर के पीछे जो मिरर पकड़ा हुआ है स्मॉल मिरर, उस पे गई। वहां पे जाकर के क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। तो रिफ्लेक्शन के बाद में रिफ्लेक्टेड रेज आप बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके से निकल गई। रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ जाएंगी, ये जो हमारे मुंह के सामने बड़ा सा मिरर होगा ना, इस पे जाएंगी। यहाँ जाने के बाद होगा क्या, फिर से इनका रिफ्लेक्शन होगा, फिर से ये रिफ्लेक्ट होंगी, और फिर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो बार ही रिफ्लेक्शन हुआ है। एक बार रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, हमारे सर के जो पीछे था मिरर उस पे हुआ, वहां से जो रिफ्लेक्टेड रे निकली वो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो चुकी हैं, दूसरे वाले मिरर पे जाके स्ट्राइक कर रही हैं, तो वो फिर से रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएंगी, सीधे हमारी आंखों तक। और जहां ये रेज हमारी आंखों तक पहुंची वहां पे क्या होगा, हमें अपने सर के पीछे का हिस्सा दिखाई देने लग जाएगा। आई बात समझ में। This light is automatically reflected to the to the main mirror, so we are able to see the back of the head। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने हेड का पीछे का जो हिस्सा है वो देख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ आपको तभी दिखाई देगी जब उससे निकलने वाली जो लाइट रेज है वो हमारी आंखों तक पहुंचेंगी। सर के पीछे का हिस्सा कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे जो निकलने वाली लाइट रेज है वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है, तो यहाँ से निकली, पीछे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्ट होकर के आगे पहुंची, वहां रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्ट हुई और फिर हमारी आंखों तक पहुंच गई। तो ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे, ऐसे जाएंगी, फिर आगे जाएंगी और फिर रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक जाएंगी। ठीक है, चलो। नाउ we know that a plane mirror forms only a single image of an object placed in front of it। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेन मिरर के सामने अगर आप एक ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उस ऑब्जेक्ट की केवल एक ही इमेज बनने वाली है। When two plane mirrors are kept inclined at an angle, they can form multiple images of an object। और अगर हम क्या करें, दोनों ही प्लेन मिरर्स को, सपोज हमारे पास दो प्लेन मिरर्स हैं, है ना, एक है प्लेन मिरर, उसके सामने आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखोगे उसकी एक ही इमेज बनेगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दो प्लेन मिरर्स लेते हैं और दोनों ही प्लेन मिरर्स को हम क्या कर रहे हैं, इंक्लाइंड करके रख रहे हैं, यानी कि उनके बीच में हम एक एंगल बना के रख रहे हैं। तो फिर जब हम इन दोनों ही इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स के सामने क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट की आपको मल्टीपल इमेजेस मिलने वाली है। जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में मैंने एक्सप्लेन किया था कि दो प्लेन मिरर्स को आप देख सकते हो कि रखा तो है लेकिन इनके बीच में आपको बाकायदा एक एंगल नजर आ रहा होगा। तो जब दो प्लेन मिरर्स को हम इंक्लाइंड होकर के रखते हैं और उनके बीच में हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस दिखाई देती हैं कि ऑब्जेक्ट एक और उसकी इमेजेस 4-4। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
This is because the image of object formed in one plane mirror acts as object for the other plane mirror. यानी कि एक प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है वो इमेज दूसरे प्लेन मिरर के लिए क्या हो जाएगी, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगी। जैसे कि हमने अभी रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ा कि पहले रिफ्लेक्शन की जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दूसरे रिफ्लेक्शन की क्या बन जाती है, इंसिडेंट रे बन जाती है। सिमिलरली जब आप दो प्लेन मिरर्स को एंगल बना करके रखते हो, इंक्लाइंड तरीके से रखते हो और उनके बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट रखते हो तो होता क्या है भाई, ऑब्जेक्ट एक है तो उस ऑब्जेक्ट की एक प्लेन मिरर पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और ये जो इमेज है एक प्लेन मिरर पे, ये दूसरे प्लेन मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है। कैसे बताती हूँ मैं अभी। देखो यहाँ पे हुआ क्या कि हमने यहाँ पे दो प्लेन मिरर्स रखे हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल पे हैं एक दूसरे के साथ, है ना। ये क्या है, ये एक प्लेन मिरर है, ये क्या है, एक दूसरा प्लेन मिरर है और दोनों ही प्लेन मिरर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है। अब इन दोनों ही प्लेन मिरर्स के सामने हम क्या करेंगे, एकदम बीचों बीच, है ना। देखो अब भी हम जो भी प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल्स बनवा रहे हैं उनमें एक चीज़ कॉमन रहेगी कि हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ही सेंटर पोजीशन पे रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या करा है, मिरर जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है बेसिकली नेल पॉलिश की मतलब एक बॉटल है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा है कि दोनों ही प्लेन मिरर्स के एकदम ठीक सामने क्या करा है, नेल पॉलिश की बॉटल रखी है। अब बॉटल कितनी है, एक है, मिरर्स कितने हैं, दो हैं, लेकिन इमेजेस जो बन रही हैं दो प्लेन मिरर्स पे एक ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, तीन है। आई रिपीट, बॉटल एक, ऑब्जेक्ट एक, मिरर्स दो, लेकिन जो इमेजेस बन रही हैं दोनों प्लेन मिरर्स पे एक ही ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, तीन है। कौन कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली। अब ये कैसे हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो हमने पॉइंट पढ़ा है ना कि पहले रिफ्लेक्शन में जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है एक प्लेन मिरर पे, वो दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए जो इमेज बनी है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी फॉर द सेकेंड प्लेन मिरर। कि एक प्लेन मिरर पे जो भी इमेज बनी है वो दूसरे प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। कैसे, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इससे निकलने वाली रेस कहाँ जाएंगी, इस प्लेन मिरर पे जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगी, इसकी इमेज बन जाएगी। सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेस कहाँ जाएंगी, इस वाले प्लेन मिरर पे जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन जाएगी। अब आपके पास आप बोल सकते हो कि क्या आ चुके हैं, दो इमेजेस आ चुकी हैं, एक ही ऑब्जेक्ट की आपके पास दो इमेजेस आ चुकी हैं। अब क्या होगा, इस प्लेन मिरर पे जो इमेज बनी है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये जो आपके पास इमेज आई है ये किसकी है, ये है ऑब्जेक्ट की। ये लिखना यहाँ पे जरूरी है तभी आप समझोगे कि इस वाले प्लेन मिरर पे जो इमेज बनी है वो किसकी बनी है, इस ऑब्जेक्ट की बनी है। अब क्या होगा, इस प्लेन मिरर के सामने दूसरा प्लेन मिरर कौन सा है, ये वाला है। तो इस प्लेन मिरर पे जो भी इमेज बनी है वो इस प्लेन मिरर के लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। आई बात समझ में कि इस प्लेन मिरर पे जो भी इमेज बनी है वो दूसरे वाले प्लेन मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट बन जाएगी। भाई यहाँ इमेज कैसे बनी थी, ऑब्जेक्ट से बनी थी। यहाँ कैसे बनने वाली है, ये वाली, तो इस प्लेन मिरर पे जो भी इमेज बनी है वो इमेज अब ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और जिसके कारण यहाँ पे आप बोल सकते हो, ये देखो आपको जो बीच में इमेज दिखाई दे रही है अपने ऑब्जेक्ट की, वो कैसी हो रही है, आधी इस वाले प्लेन मिरर पे है और आधी इस वाले प्लेन मिरर पे। तो इस वाले प्लेन मिरर पे जो आधा हिस्सा बना है बॉटल का, इस वाले प्लेन मिरर पे जो आधा हिस्सा बना है बॉटल का, वो कहाँ से बना है, तो इस वाली इमेज से बना है। सिमिलरली इस वाले प्लेन मिरर पे ये जो आधा हिस्सा बना है बॉटल का, ये कहाँ से बना है, तो इस वाली इमेज से बना है। आई बात समझ में। तो इस प्लेन मिरर पे जो इमेज बन रही है वो एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जिसके कारण दूसरे वाले प्लेन मिरर पे क्या हुआ है, इमेज का आधा हिस्सा बन चुका है। इस वाले प्लेन मिरर पे जो इमेज बनी है अब वो इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जिसके कारण इस वाले प्लेन मिरर पे इमेज का ये आधा हिस्सा बना है। आई बात समझ में। तो कुछ इस तरीके से होता क्या है कि जब हम दोनों ही प्लेन मिरर्स को
90 डिग्री के एंगल पे रखते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट की 3 इमेजेस मिलती हैं। ये दोनों तो मिलनी ही थी, ये वाली भी और ये वाली भी, है ना, ये भी मिलनी थी और ये भी मिलनी थी। तो ये दोनों जो आपको इमेजेस मिली हैं, ये वाली ये दोनों कैसी हैं, ऑब्जेक्ट की ही हैं। लेकिन जो आपको यहाँ पे तीसरी इमेज मिल रही है बिल्कुल बीचों बीच, ये कहाँ से मिलेगी? बेसिकली ये एक आप बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स इमेज है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि इस इमेज का आधा हिस्सा बन रहा है एक मिरर पे और आधा रिमेनिंग बन रहा है दूसरे हिस्से पे। तो वो कैसे बन रहा है? तो इस प्लेन मिरर पे जो भी इमेज बनी है अब वो ऑब्जेक्ट हो चुकी है दूसरे प्लेन मिरर के लिए। तो इस इमेज के कारण इस प्लेन मिरर पे क्या होगा, इमेज का ये वाला हिस्सा बनेगा और इस प्लेन मिरर पे जो इमेज बन रही है इसके कारण सामने वाले प्लेन मिरर पे इस इमेज का आधा हिस्सा बन रहा है। क्लियर है? चलो अब हम एंगल चेंज करके रखते हैं, ठीक है ना। एंगल यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 60 डिग्री होगा, वेरी सॉरी, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हम क्या लेंगे, कितने का एंगल लेंगे, 60 डिग्री का, ठीक है ना। अब जो हमने दो प्लेन मिरर्स लिए हैं उनके बीच का जो एंगल है यहाँ पे कितना था, 90 डिग्री का था, यहाँ पे कितना है भाई, 60 डिग्री का है। तो जब हम 60 डिग्री का एंगल लेंगे प्लेन मिरर्स के बीच में, अब देखो यहाँ पे कितनी इमेजेस बनने वाली हैं। ऑब्जेक्ट अपना ये है अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इमेजेस काउंट करो, 1 2 3 4 5, यानी कि ऑब्जेक्ट एक ही है, प्लेन मिरर्स दो ही हैं, बस उनके बीच का हमने एंगल बदला है, 60 डिग्री कर दिया। लेकिन अब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही है, 5 बन रही हैं। कैसे बन रही है? तो भाई आप बोल सकते हो कि इस वाले ऑब्जेक्ट से बनी ये वाली इमेज, इसका नाम हम रख देते हैं कौन सा, I1। इस वाले ऑब्जेक्ट पे ये वाली इमेज बनी, इसका हम नाम रख देते हैं क्या, I2, ठीक है। अब I2 के कारण आप बोल सकते हो कि ये वाली इमेज बनेगी I3 और I1 के कारण आप बोल सकते हो कि ये वाली इमेज बनेगी I4 और इन दोनों के ही कारण आप बोल सकते हो कि क्या बन जाएगी, इमेज I5 बन जाएगी। क्लियर है कि ऑब्जेक्ट हमारा एक ही था, मिरर्स भी हमारे दो थे, बस उनके बीच का एंगल कितना था, 60 डिग्री का था। कितना था, 60 डिग्री का था। तो इमेजेस कितनी बनी, 5 बनी। कैसे बनी? तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज यहाँ बन गई I1, यहाँ बन गई कौन सी, I2। किसकी वजह से, ऑब्जेक्ट की वजह से। ऑब्जेक्ट की वजह से दो इमेजेस बन रही हैं, I1 और I2। अब I2 इमेज के कारण सामने वाले प्लेन मिरर में I3 इमेज बन जाएगी। सिमिलरली I1 इमेज के कारण सामने वाले प्लेन मिरर में I4 इमेज बन जाएगी और इन्हीं दोनों I3 और I4 इमेजेस के कारण दोनों ही मिरर्स के बीचों बीच क्या बनने वाली है, 5th इमेज बनने वाली है, दैट इज I5। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब एक लाइट रे क्या करती है, बार बार रिफ्लेक्ट होती है, तो जो इमेजेस बनती हैं वो भी कैसी होती हैं, एक से ज़्यादा होती हैं। मल्टीपल इमेजेस आपको मिलने वाली हैं एक ही ऑब्जेक्ट की। कैसे? देखो यहाँ पे कि आपके पास सपोज ये जो ऑब्जेक्ट था O नाम का, इस ऑब्जेक्ट का हमने नाम रख दिया है क्या, O। तो इस ऑब्जेक्ट O को आपने दो प्लेन मिरर्स के सामने रखा हुआ था। तो ये बात तो अंडरस्टूड थी कि इस ऑब्जेक्ट O की जो एक इमेज है वो आपको इस वाले प्लेन मिरर पे मिलेगी और दूसरी इमेज आपको इस वाले प्लेन मिरर पे भी मिलने वाली है। कैसे मिली है? तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट से क्या हुआ है, कुछ लाइट रेज निकली होंगी। लाइट रेज निकली, इस वाले प्लेन मिरर को लाइट रेज ने स्ट्राइक करा। प्लेन मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करवा देगा। तो क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ इसीलिए प्लेन मिरर पे, ये वाले प्लेन मिरर पे आपको ये I1 इमेज मिल गई। सिमिलरली ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट रेज हैं वो कहाँ गई, वो आप बोल सकते हो कि इस वाले प्लेन मिरर पे भी गई। तो इसने क्या करा, इन लाइट रेज का रिफ्लेक्शन करवा दिया। अब क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलने वाली है, इमेज मिलने वाली है। तो उस हिसाब से आपके पास I2 इमेज आ चुकी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेज थी वो दोनों ही प्लेन मिरर्स पे पड़ी, रिफ्लेक्शन हुआ जिसके कारण दोनों ही प्लेन मिरर्स पे एक एक इमेज बन गई। कौन सी वाली, I1 और I2। अब क्या होगा कि इस प्लेन मिरर पे ये जो इमेज बनी है, अब सेकंड प्लेन मिरर के लिए ये एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यानी कि यहाँ पे आकर के आप बोल सकते हो कि जो लाइट रे थी वो रिफ्लेक्ट हुई थी ना, तो अब ये जो रिफ्लेक्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट से रे निकली, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली,
यहाँ पे आकर के टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ। तो रिफ्लेक्शन के बाद में जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कहीं जाएगी भी तो वो कहाँ गई, तो आप बोल सकते हो कि वो चली गई यहाँ सामने वाले प्लेन मिरर पे। आ रही है बात समझ में ना, कि ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज निकली, इस वाले प्लेन मिरर पे टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, इमेज बन गई I1। फिर क्या हुआ, जो रिफ्लेक्टेड रेज थी वो ऐसा थोड़ी कि हवा में जाके मिल जाएंगी, नहीं, वो आगे जाएंगी। आगे कहाँ गई, तो सामने एक और प्लेन मिरर था, उस पे जाकर के टकरा गई। अब टकरा गई तो फिर से क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, और रिफ्लेक्शन हो गया तो यहाँ पे फिर से आपको I4 इमेज मिल गई। सिमिलरली यहाँ पे जो लाइट रेज गई थी इस वाले प्लेन मिरर पे जाकर के टकराई थी, रिफ्लेक्शन हुआ था, तो I2 इमेज बनी थी। अब जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो कहाँ चली जाएंगी भाई, वो चली जाएंगी रिफ्लेक्ट होकर के सामने जाकर के वो सामने वाले प्लेन मिरर से टकराएंगी। टकराने के बाद फिर से रिफ्लेक्शन होगा, जिसके कारण फिर से क्या होगा, एक इमेज बन जाएगी सामने वाले प्लेन मिरर पे। तो उस हिसाब से I1, I2, I3 और I4 इमेजेस तो बनी चुकी हैं। अब क्या होगा, यहां से भी रिफ्लेक्टेड रेज फिर से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और फिर से रिफ्लेक्ट होकर के बेसिकली आप बोल सकते हो कि I5 इमेज मिलके बना देंगी। तो बार बार यहाँ पे आप बोल सकते हो कि लाइट रेज का रिफ्लेक्शन हो रहा है, जितने बार रिफ्लेक्शन हो रहा है उतने बार आपको इमेजेस मिल रही हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो ये बात हुई अपनी किसकी, जब हम एंगल कितना ले रहे हैं दोनों ही प्लेन मिरर्स के बीच में, एक में 90 डिग्री और एक में 60 डिग्री। अब हम बात करते हैं 45 डिग्री की। तो जब हम प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल है वो कितना रखते हैं, 45 डिग्री का रखते हैं, तो आप देख सकते हो कि आपको कितनी सारी इमेजेस मिलने वाली हैं, मल्टीपल इमेजेस मिलेंगी। ये तो क्या हो अपना, ये अपना एक मेन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। इमेजेस अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जब प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल होगा 45 डिग्री तो इमेजेस आपको कितनी मिलेंगी, 7 मिलेंगी। अगर हम प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल कितना कर दें, 120 कर दें, 120 कर दें, 90 से ज़्यादा, तो अब आपको इमेज कितनी मिल रही हैं, 2 ही मिल रही हैं। ये चीज़ तो हमारे लिए एक्सपेक्टेड ही होती है ना, कि अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं 2 मिरर्स के सामने तो दोनों ही मिरर्स में एक एक इमेज बन जाएगी। ऐसा कब होगा, जब दोनों ही प्लेन मिरर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा। फिर इसके बाद में यहाँ क्या हुआ है, मिरर्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, यानी कि दोनों ही मिरर्स को आपने कुछ इस तरीके से करके रखा है, ये रहा और ये दूसरा रहा, तो दोनों के बीच में आप बोल सकते हो कि कितना एंगल है, तो 180 डिग्री का। दोनों ही मिरर्स सीध में है, एक लाइन में है, तो एक ऑब्जेक्ट है तो बिल्कुल बीचों बीच क्या होगी, एक कंपोजिट इमेज बन जाएगी। यहाँ क्या हो रहा है, जब मिरर्स कैसे हो, पैरेलल हो, है ना, मिरर्स कैसे हो, पैरेलल हो। ये भी आपने जो है ना ब्यूटी पार्लर वगैरह में देखा होगा कि हम जो है ना एक शीशे के सामने खड़े हुए हैं, दीवार पे एक बड़ा सा जो मिरर है वो माउंटेड है, और उस मिरर में हमको हमारा मुंह दिखाई दे रहा होगा, हमारे शक्ल की इमेज दिखाई दे रही होगी। सिमिलरली हमारे सर के पीछे क्या है, एक और बड़ा सा मिरर है। तो इस समय क्या हुआ कि हम 2 प्लेन मिरर्स के एकदम बीचों बीच खड़े हैं, एक मिरर सामने और दूसरा पीछे, और हम क्या इस समय ऑब्जेक्ट हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, 2 प्लेन मिरर्स के सामने रखा है, और दोनों ही प्लेन मिरर्स अब कैसे हैं, पैरेलल है एक दूसरे के। अभी तक तो इंक्लाइंड थे, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा था, लेकिन अब कोई एंगल नहीं बन रहा है। अब आप बोल सकते हो कि प्रॉपर्ली दोनों ही प्लेन मिरर्स कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल होते हैं प्लेन मिरर्स एक दूसरे के, और बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो फिर यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस मिलने वाली हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट असली में कहाँ है ये पता ही नहीं है, इमेजेस आपको लाइन से बॉटल्स जो है ना नेल पॉलिश की वो दिखाई दे रही होंगी। तो मल्टीपल इमेजेस आपको मिलती हैं, कब, जब दोनों ही प्लेन मिरर्स कैसे हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो हम एंगल्स बनाते जाएंगे और इमेजेस जो है उनका नंबर भी चेंज होता ही जाएगा। तो कुछ तरीका होना चाहिए ना जिसकी मदद से हम क्या करें, आसानी से पता कर लें कि भाई अगर 2 प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल ये होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस हमको इतनी मिलेंगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर्स। ऑब्वियस सी बात है कि कितना एंगल हो रहा है मिरर्स के बीच में, उसी के हिसाब से नंबर ऑफ इमेजेस मिलती हैं। फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस। अब फॉर्मूला क्या होता है इमेजेस का नंबर कैलकुलेट करने के लिए, तो 360 डिग्री हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय थीटा -1। थीटा क्या है भाई, 2 प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल है। भाई प्लेन मिरर्स के बीच में जब एंगल रखा हुआ हो, कोई एंगल बना हुआ हो, तो हमें कितने नंबर ऑफ इमेजेस मिलने वाली हैं उसको निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय
थीटा एंगल -1। ये थीटा क्या है, दो प्लेन मिरर्स के बीच में कितना एंगल है, ये वो है थीटा। तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड या सीन व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल्स 180 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे एक चार्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। जब एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, तो हम एक काम करते हैं ना, फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा -1। तो थीटा क्या है, दो प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल। यहाँ पे बोला जा रहा है कितना है एंगल, फर्स्ट वाले में 180 डिग्री है, तो हम थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, 180 डिग्री रख देंगे। तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 0 से ऊपर वाला 0 कट जाएगा, 18 2 सा कितना होता है 36, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो नंबर ऑफ इमेज भी मिलेगी कितनी आपको 1। अब आसान हो गया ना। नेक्स्ट क्या है, अब प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो 360 डिवाइडेड बाय, अब हम क्या करेंगे 120 कर देंगे -1, तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, तो 12 3 36, 3 - 1 कितना होता है 2, तो नंबर ऑफ इमेजेस आपको कितनी मिल गई 2। अब एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो 360 बाय 90 -1 कर देते हैं। नीचे का एक 0 ऊपर के एक 0 से कट जाएगा, 9 4 से कितना होता है 36 होता है, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस आपको मिलेंगी 3। सिमिलरली अगर एंगल कितना हो 60 डिग्री का हो, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 -1, नीचे का एक 0 ऊपर के एक 0 से कट जाएगा, होगा कितना 6 6 36, 6 - 1 5, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिलेंगी 5। जब दोनों ही प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल कितना हो 0 डिग्री हो, तो इमेजेस कितनी मिलने वाली हैं, इनफाइनाइट मिलने वाली हैं। मतलब क्या, जब दोनों ही प्लेन मिरर्स कैसे रखे हो, पैरेलल रखे हो भाई, दोनों प्लेन मिरर्स के बीच का अगर एंगल आप बोल रहे हो कितना है 0 डिग्री है, तो 0 कब होगा, जब आप दोनों को पैरेलल रखोगे, तो इमेजेस आपको कितनी मिलेंगी, मल्टीपल इनफाइनाइट। आई बात समझ में। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले का यूज करके आप ये पता कर सकते हो कि भाई जब प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल जो भी है, तो उस एंगल पे हमें एक ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस मिलेंगी। बस ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, यूज कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो अब क्या है, फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन सी दैट एज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स डिक्रीजेस द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इंक्रीजेस। जब हम दो प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल क्या करते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, जब एंगल कैसा है, ज्यादा है 180 डिग्री है, तो इमेज केवल एक ही मिल रही है। जब एंगल कितना है, काफी कम है 45 डिग्री है, तो इमेजेस देखो कितनी मिल रही हैं, 7 मिल रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो भाई मल्टीपल इमेजेस का कंसेप्ट यही है कि बार बार रिफ्लेक्शन से ही आपको मल्टीपल इमेजेस मिल रही हैं। जब प्लेन मिरर्स को आप क्या करते हो, एकदम इंक्लाइंड रखते हो, उनके बीच का एंगल आप काफी हद तक कम कर देते हो, तो लाइट रेस क्या होती हैं, बार बार रिफ्लेक्ट होती हैं, बार बार रिफ्लेक्ट होती है, और जितने बार रिफ्लेक्ट होंगी उतने बार इमेजेस बनेंगी। लेकिन जब आप एंगल बढ़ा देते हो, सपोज आपने 180 डिग्री का एंगल करके रखा हुआ है दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में, तो आप बोल सकते हो कि लाइट रेस को उतना रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता नहीं है। मौका कम मिलेगा, रिफ्लेक्शन कम होगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस भी क्या होंगी, कम बनेंगी। तो जब 180 डिग्री का एंगल रखा है, तो इमेज कितनी बनती है, 1 ही बनती है। जैसे जैसे आप एंगल कम करोगे, नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो इंक्रीज होती जाएंगी। व्हेन the angle between the two plane mirrors become 0 degree, that is when the two plane mirrors become parallel to each other, then an infinite number of images are formed. अगर आपने parallel रख दिया है तो बात अलग है, फिर तो infinite number of images आपको मिलेंगी। Thus if an object is placed between two parallel plane mirrors facing each other, then theoretically an infinite number of images इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस का मतलब क्या है, वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस शुड बी फॉर्म्ड। आई बात समझ में, क्यों। अच्छा, अभी आप बोलोगे कि मैम ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि अगर हम एंगल कम करते जाएंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। पर अब आप बोल रहे हो कि जब हमने पैरेलल रखा है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी। हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि आप फिर से देख लो ना कि जब आप प्लेन मिरर को क्या करते हो, आपस में पैरेलल रखते हो, तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है। तो जैसे जैसे एंगल कम कर रहे हो, नंबर ऑफ इमेजेस तो इंक्रीज होती जा रही है ना। जब 0 ही कर दोगे एंगल, तो फिर तो भैया इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाएंगी, और क्या।
आई बात समझ में? चलिए फिर क्या है, तो इन रियलिटी ये हो गया ना ये वाला पॉइंट। हाँ, इन रियलिटी ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ इमेजेस आर सीन, लेकिन असली में क्या होता है कि हमें केवल लिमिटेड नंबर ऑफ इमेजेस ही देखने को मिलती हैं। दिस इज बिकॉज सम लाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द मिरर्स एट ईच सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ड्यू टू विच मेनी इमेजेस आर सो फेंट दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय अस। अब जैसे कि मैंने आपको ये वाली इमेज दिखाई थी, इस वाली इमेज में क्या हुआ है कि ऑब्जेक्ट को हमने दो पैरेलल प्लेन मिरर्स के सामने रखा है, यानी कि प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी, है ना। ऐसा क्या बोलती है, ऐसी थ्योरी बोलती है कि अगर 0 डिग्री रखा है एंगल प्लेन मिरर्स के बीच का, तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस कैसी मिलेंगी, इनफाइनाइट मिलेंगी। लेकिन असली में आपको लिमिटेड नंबर की ही इमेजेस दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बार बार रिफ्लेक्शंस होते हैं ना, तो मिरर क्या करता है, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि, अरे कहाँ गया, इन रियलिटी ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ इमेजेस कैन बी सीन। दिस इज बिकॉज सम लाइट क्या होती है, अब्सॉर्ब हो जाती है। कौन करता है, मिरर ही करते हैं। कब? सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के कारण, ड्यू टू विच इमेजेस जो हैं वो काफ़ी फेंट हो जाती हैं, इतनी फेंट हो जाती है कि हमको वो दिखाई देती ही नहीं है। वी कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ आवर सेल्स इफ वी स्टैंड बिफोर 2 प्लेन मिरर्स हैंगिंग ऑन द अपोजिट वॉल्स। अगर हम 2 प्लेन मिरर्स के सामने खड़े हैं जो कि अपोजिट वॉल्स पे लगे हुए हैं, तो हमको हमारी बहुत सारी इमेजेस दिखाई देंगी। दिस इज बिकॉज आवर इमेज फॉर्म्ड इन वन मिरर acts as object for the second mirror and this process goes on and on resulting in the large number of images। कि हम कहाँ खड़े थे, बीच में खड़े थे, तो हमारे बॉडी से जो भी रेज निकली उनसे क्या हुआ, इस वाले मिरर पे भी इमेज बन गई और पीछे वाले मिरर पे भी एक इमेज बन गई, ठीक है ना। अब इस प्लेन मिरर पे जो भी इमेज बनी है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये क्या है, एक प्लेन मिरर, ये क्या है, एक प्लेन मिरर। इसके बीच में हम कहाँ खड़े थे, हम यहाँ खड़े थे। हमारे बॉडी से जो भी रेज निकली वो कहाँ गई, इस वाले प्लेन मिरर पे गई और इस वाले पे भी गई। तो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन से क्या हुआ, यहाँ पे भी इमेज बन गई और यहाँ पे भी इमेज बन गई। अब इस मिरर पे जो भी इमेज बनी है वो सामने वाले प्लेन मिरर के लिए क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जिसके कारण ये रिफ्लेक्टेड रेज क्या होंगी, यहाँ जाएंगी, इससे टकराएंगी, यहाँ भी इमेज बनेगी। यहाँ तो बनी हुई थी, यहाँ भी, यहाँ पे क्या होगा, फिर से एक इमेज बनेगी। अब यहाँ पे जो इमेज बनी है वो सामने वाले प्लेन मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है, तो फिर से रिफ्लेक्टेड रेज निकलेंगी, यहाँ जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ से भी जो रेज निकली थी वो भी क्या करने वाली है, कुछ इसी तरीके से ऐसे 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 डांस करने वाली हैं। तो जितने बार रिफ्लेक्शन होगा उतने बार आपको इमेजेस मिलेंगी। ये चलती जाएगी, प्रोसेस चलती जाएगी। और इसीलिए जब हम प्लेन मिरर्स के सामने, दो पैरेलल प्लेन मिरर्स के सामने खड़े होते हैं, तो हमको इनफाइनाइट इमेजेस मिलनी चाहिए। मिलती भी हैं, दिखाई कम देती हैं, क्योंकि जितने बार सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी लाइट जो है ना प्लेन मिरर्स क्या कर रहे हैं, अब्सॉर्ब कर रहे हैं, जिसके कारण जो इमेजेस है वो थोड़ी सी धुंधली होती जा रही है, फेंट होती जा रही है। तो उतनी नंबर ऑफ इमेजेस हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हाँ अच्छी खासी दिखाई देती हैं। This is because our image formed in one mirror acts as object for the other mirror, and this process goes on and on, resulting in the large number of images. I hope इतना सबको clear हुआ होगा। We can, however, not see all the images because they become fainter and fainter with the increasing number of reflections of light. अब जितने बार लाइट का रिफ्लेक्शन होगा उतने बार आप बोल सकते हो कि जो इमेज बनेगी वो थोड़ी सी धुंधली होती जाएगी। तो इतनी जो धुंधली इमेजेस होंगी वो हमें दिखाई नहीं देंगी। चलिए फिर क्या है, अनऑप्टिकल डिवाइस। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन वाला जो कंसेप्ट था कि एक रिफ्लेक्टेड रे क्या हो सकती है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो सकती है, दूसरी बार भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, तो इसके कारण क्या होने वाला है, मल्टीपल इमेजेस हमको मिलने वाली हैं। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इस चीज को ना हम कुछ कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? An optical instrument or device in which reflected light is reflected again is a periscope। तो बेसिकली यहाँ पे अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पेरिस्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो क्या था, लाइट का बार बार रिफ्लेक्शन, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। इस सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के कारण आपको मल्टीपल इमेजेस मिलती हैं। अब इसके हम कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। पहला क्या है, पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप बेसिकली क्या होता है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि जो लाइट है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है और बार बार रिफ्लेक्ट होती है। तो अब पेरिस्कोप बेसिकली होता क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर डिवाइस होती है थ्रू विच अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर आउट ऑफ द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट।
कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी स्कूल्स में असेंबली हो रही है या कहीं हम मेला वगैरह देखने गए हैं, है ना, तो हमारे सामने बहुत सारी भीड़ है और हमारे आगे बहुत आगे कोई चीज़ हो रही है जिसको कि हम देखना चाहते हैं, लेकिन हुआ क्या कि हमारे आगे इतने लंबे लंबे लोग खड़े हैं कि हमें वो चीज़ दिखाई दे ही नहीं रही है। अब अगर तो हम अपने पंजों पे ऐसे खड़े हो गए तो वो शायद हमें चीज़ दिखाई दे जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पंजों पे भी खड़े होने के बाद में जो है ना चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि चीज़ें जो हैं वो हमारे डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं हैं। चीज़ें हमारी ऑब्जेक्ट्स हमारे डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है कि ये हमारी आंखें हैं, इनके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को होना चाहिए, तो हमें वो चीज़ दिखाई दे जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। चीज़ें जो भी हैं वो हमारे डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि क्या यहाँ पे बोला गया है, लाइन ऑफ साइट में नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ तो हमें देखनी है ना। मैचेस वगैरह जो होते हैं स्पेशली उनमें कि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, छक्का चौका पड़ा नहीं कि लोग उछलने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं, तो पीछे पीछे जो इंसान बैठा है उसको कुछ दिखाई देता ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कार्टून्स वगैरह में, टॉम एंड जेरी में भी देखा होगा, और एक और आता था कार्टून, वो मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या होता था कि जैसे ही सामने वाले को अपने दुश्मन को देखना है कि भाई दुश्मन आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो उस पर हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर सामने से जाकर के हम उसको ऐसे देखेंगे तो वो भी हमको देख लेगा, हम उसको पीटना चाह रहे थे, पता चला वही हमको पीट दिया, तो ये तो उल्टा हो जाएगा। तो हम उसको चोरी से देखते हैं। चोरी से कैसे देखते हैं, तो ऐसे पेरिस्कोप से। आपने देखा होगा कि जैसे कि टॉम है, उसको जेरी को ढूंढना है, तो वो क्या कर रहा है, टॉम पानी में छिप करके बैठा हुआ है। अब उसको देखना है कि जो जेरी है वो कहाँ तक आया है, तो वो क्या करेगा, ऐसे पानी के नीचे से एक ऐसी ट्यूब निकालेगा, बिल्कुल इसके जैसी, है ना। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आंख हमें लगता है कि बनी हुई है और यहाँ पे एक पतली सी ट्यूब होती है ना। तो टॉम क्या करेगा, पानी से ऐसी एक पतली सी ट्यूब निकाल करके देखेगा, और जैसे ही वो ट्यूब, अब इसमें क्या हुआ, टॉम तो बाहर आया नहीं, लेकिन उसको बाहर चल क्या रहा है वो दिखाई देगा। भाई पानी, टॉम तो पानी में था, है ना, तो उसके आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट जो लाइन ऑफ साइट है उसमें जेरी नहीं था, लेकिन फिर भी उसको देखना, तो वो क्या करेगा, पेरिस्कोप का यूज करेगा। क्या होता है पेरिस्कोप में, आप देखो, अब पेरिस्कोप गिव्स अ हायर व्यू देन नॉर्मल। जो पेरिस्कोप है वो नॉर्मल से बढ़कर एक हायर व्यू देता है। फॉर एग्जाम्पल, बाय यूजिंग अ पेरिस्कोप वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द हाई वॉल विच कैन नॉट बी सीन बाय अस डायरेक्टली। अब एक पड़ोसी का झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना। अब पड़ोसी क्या झगड़ा होता है तो बड़ा इंटरेस्ट आता है कि मसाला मिलेगा, है ना, तो उसको देखना है। हमें कैसे देखने को मिलेगा, नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि दोनों ही, मतलब हमारे और उनके बीच में एक बड़ी सी कॉमन वॉल है, और वो वॉल उतनी लंबी है कि हम उसको जो है ना ऐसे झांक करके देख नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, टॉम की तरह एक ऐसा पाइप निकालेंगे। पाइप जो है, हम नीचे खड़े हैं, लेकिन जो पाइप है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर कहाँ जा रहा है, तो वॉल के लेवल तक जा रहा है। तो वहां जो भी हो रहा होगा वो हमें दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम कहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं। इसको मैं ड्रॉ करके बताऊँ क्या, हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, ये हमारी क्या है, आँख है। और आप बोल सकते हो कि यहाँ पूरा नहीं, और नीचे बनाते हैं, हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, ये हमारी आँख है, और ये क्या है, पूरी वॉल है। और वॉल के हाँ गलत बनाया है, वॉल यहाँ होगी, वॉल यहाँ है, ठीक है ना। और वॉल के उधर क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पेरिस्कोप लेकर के जाएंगे, तो पेरिस्कोप जो है ऐसे दीवार के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है, यहाँ पे जो भी हो रहा है, उस पूरी घटना का अंदाजा आपको यहाँ मिल जाता है। आई बात समझ में। तो पेरिस्कोप आप बोल सकते हो कि काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी आप बोल सकते हो कि बढ़िया इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। For example, by using a periscope, we can see the objects on the other side of a high wall which cannot be seen by us directly. The periscope makes use of two plane mirrors to see over the top of things. तो बेसिकली पेरिस्कोप काम कैसे करता है, गुण तो बता दिया हमने पेरिस्कोप की, अच्छा यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, पड़ोसी का झगड़ा हो रहा है तो वहाँ वो देख सकते हैं, अगर किसी अपने दुश्मन को ताकना है तो उसको जो है ना हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्योंकि पेरिस्कोप में आप बोल सकते हो कि दो प्लेन मिरर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना।
A periscope works on the reflection of light from two plane mirrors arranged parallel to one another. पेरिस्कोप में हम दो प्लेन मिरर्स यूज करते हैं और पेरिस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम द टू प्लेन मिरर्स अरेंज्ड पैरेलल टू वन अनदर, कि हमने जो दो प्लेन मिरर्स लिए हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, जिसके कारण जो भी लाइट रेज आएंगी उन लाइट रेज का क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन होने वाला है। और रिफ्लेक्शन के कारण ही क्या होगा, आप बोल सकते हो कि हमें चीजें दिखाई देंगी। अ पेरिस्कोप consists of a long tube T having two plane mirrors M1 and M2 fitted at its two ends। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमारे पास ये पेरिस्कोप है, ये क्या हमारे पास पूरा पेरिस्कोप है, ठीक है ना। और इस ट्यूब का, अरे यहाँ पे गड्ढा होना चाहिए, ठीक है ना, ये क्या है, अपना पूरा पेरिस्कोप है, ठीक है ना। इस पेरिस्कोप में होता क्या है, एक लंबी सी ट्यूब होती है, ये आपको लंबी सी ट्यूब दिखाई दे रही होगी टी नाम की। अब यहाँ पे दो प्लेन मिरर्स फिट किए होते हैं, दोनों ही प्लेन मिरर्स का नाम क्या है, M1 है और M2 है। ये क्या है, कौन सा वाला M1 है, ये वाला M1 है और ये वाला क्या है, M2 है। ये वाला M2 और ये वाला क्या है बच्चों, M1 है। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, The two plane mirrors are fitted in such a way that they are parallel to one another and their reflecting surfaces face each other। दोनों ही प्लेन मिरर्स को आपने बेसिकली ले तो लिया है और जो लॉन्ग ट्यूब है पेरिस्कोप की टी, उसके एंड में फिट कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला एक एंड है पेरिस्कोप का और ये वाला दूसरा एंड है किसका, पेरिस्कोप का। तो दोनों ही एंड्स पे हम क्या करेंगे, एक एक प्लेन मिरर फिट कर देंगे। कैसे फिट करेंगे, तरीका होता है कि दोनों ही प्लेन मिरर्स कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। देखो यहाँ पे, अरे कैसे बताऊँ, देखो ये वाला एक प्लेन मिरर और दूसरा वाला ये प्लेन मिरर, तो दोनों ही प्लेन मिरर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है ना। तो दोनों ही प्लेन मिरर्स कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब क्या एक दूसरे से रूट के खड़े होंगे क्या, कि मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ऐसा है तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो ऐसा होगा, नहीं, दोनों का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, इस वाले के सामने ये M2 जो अपना प्लेन मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस तरीके का है। तो दोनों ही प्लेन मिरर्स को हम पेरिस्कोप की ट्यूब टी के एंड्स में फिट करते हैं। कैसे फिट करते हैं कि दोनों ही प्लेन मिरर्स क्या हो जाएं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं। दोनों ही मिरर्स के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो आमने सामने होने चाहिए, इसका भी है इसका भी है। और दोनों ही प्लेन मिरर्स का हमने नाम क्या रखा है, M1 एंड M2। Now each plane mirror however makes an angle of 45 degree with the side of the tube। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों ही प्लेन मिरर्स क्या करते हैं, ट्यूब का जो एक साइड है उसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, प्लेन मिरर है और आप देख सकते हो कि इस प्लेन मिरर ने क्या करा है, 45 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है ट्यूब के साइड के साथ। सिमिलरली ये जो प्लेन मिरर है इसने भी क्या करा है, ट्यूब की एक साइड के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाया है। तो पेरिस्कोप में प्लेन मिरर्स को फिट करने के तरीके होते हैं कि दोनों ही एंड्स पे हम एक एक प्लेन मिरर फिट करेंगे। दोनों ही प्लेन मिरर आपस में पैरेलल होने चाहिए हैं, दोनों के ही रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस एक दूसरे के सामने होने चाहिए हैं। प्लस आप बोल सकते हो कि हर एक प्लेन मिरर क्या करता है, ट्यूब की साइड के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये तीन कंडीशंस फॉलो करके ही आप क्या कर सकते हो, पेरिस्कोप में प्लेन मिरर्स को फिट कर सकते हो। नाउ देयर आर टू होल्स इन द पेरिस्कोप ट्यूब, वन होल इज इन फ्रंट ऑफ द टॉप मिरर M1 एंड द अदर होल इज इन द फ्रंट ऑफ द बॉटम मिरर M2। तो हुआ क्या कि दोनों ही ट्यूब में अब दो दो होल्स होते हैं। पहला होल कहाँ है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपकी लॉन्ग ट्यूब है T, उसमें जो प्लेन मिरर M1 है इसके सामने आपको ये होल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला होल। सिमिलरली ये जो आपकी ट्यूब T है इसमें जो बॉटम वाला मिरर है M2, इसके सामने भी आपको दो होल्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। फिर क्या बोला है, अब वर्किंग हम समझते हैं कि सपोज देयर इज अ ट्री बिहाइंड अ हाई वॉल विच वी कैन नॉट सी डायरेक्टली। अब वॉल के दूसरे साइड में क्या है भाई, वॉल के दूसरे साइड में आप बोल सकते हो कि एक लंबा सा पेड़ है जो कि हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा है ना, डायरेक्ट हमारी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो दीवार के उस तरफ है, हाई वॉल के उस तरफ है। तो वी कैन हाउएवर सी दिस ट्री बाय यूजिंग अ पेरिस्कोप। This can be done as follows. The upper hole of the periscope is turned towards the object to be seen.
हेयर अ ट्री सो दैट द टॉप मिरर M1 फेसेस द ऑब्जेक्ट। अब हुआ क्या कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको देखना हो, इस समय हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ट्री है। ये कहाँ है, तो हाई वॉल के दूसरे साइड में है। हम कहाँ खड़े हैं भाई, हम हाई वॉल के यहाँ खड़े हुए हैं, ट्री कहाँ है, यहाँ है, और इसी को हमें देखना है। ये हमारे डायरेक्ट साइट ऑफ, आप बोल सकते हो कि विजन के उसमें नहीं है, ठीक है। इस वजह से हम पेरिस्कोप का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हम पेरिस्कोप का यूज़ करेंगे कैसे, हम पेरिस्कोप को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि द अपर होल ऑफ द पेरिस्कोप इज टर्न्ड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट टू बी सीन। जिस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है उसकी तरफ आप क्या करने वाले हो, पेरिस्कोप का जो अपर वाला होल है उसको आप वहां करोगे। जैसे कि मुझे आपको देखना है तो मेरे पास ये जो पेरिस्कोप होगा इसका जो अपर होल होगा वो कहाँ होगा, आपकी तरफ होगा। या अगर मुझे ट्री देखना है तो पेरिस्कोप का जो अपर होल होगा वो कहाँ होगा, ट्री की तरफ होगा। अच्छा, सो दैट द टॉप मिरर M1 फेसेस द ऑब्जेक्ट। और आपको, आप बोल सकते हो कि पेरिस्कोप को कुछ इस तरीके से रखना है कि उसका जो अपर होल है वो किसके सामने रहे, अपर होल कहाँ जाएगा, पेरिस्कोप का ऑब्जेक्ट के सामने। इससे होने क्या वाला है भाई, अपर होल के अंदर आप घुसोगे तो आपको क्या मिलेगा, M1 प्लेन मिरर मिलेगा। तो आपको पेरिस्कोप को कुछ इस तरीके से रखना है कि जो M1 प्लेन मिरर है वो किसके सामने आ जाए, ऑब्जेक्ट टू बी सीन के सामने आ जाए। जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हो, ट्री को आप देखना चाहते हो, ठीक उसके सामने आप क्या करोगे, प्लेन मिरर M1 लेकर के आओगे। कैसे लेकर के आओगे पेरिस्कोप का M1 प्लेन मिरर, जब आप उसके अपर होल को क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के सामने कुछ इस तरीके से रखोगे, क्योंकि अपर होल के जस्ट पीछे क्या है, प्लेन मिरर ही है। फिर क्या होगा, we look into the periscope from the bottom hole in the front of the lower mirror M2। अब जो हमारी आंखें हैं वो कहाँ होनी चाहिए, तो पेरिस्कोप का जो बॉटम प्लेन मिरर है ना M2, उसके सामने ये वाला जो होल है यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। आंखें हमारी होनी चाहिए बॉटम प्लेन मिरर M2 के सामने वाले होल में, और आगे जो ऊपर वाला होल है M2 मिरर के सामने वाला वो होना चाहिए ऑब्जेक्ट की तरफ, ताकि प्लेन मिरर M1 कहाँ रहे, ऑब्जेक्ट के सामने रहे। The light rays coming from the tree falls on the plane mirror M1. Mirror M1 reflects these rays of light downwards towards the second plane mirror M2. The mirror M2 then reflects the reflected rays of light towards the eye of the person looking into the periscope through the lower hole. अब अगर आप इस इमेज को देखोगे ना तो आपके लिए पेरिस्कोप की जो वर्किंग है उसको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा कि हमारे पास है क्या, एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम देखना चाहते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ट्री है। अब ट्री से क्या हो रहा है, कुछ लाइट रेज निकल रही हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, लाइट रेज निकल रही हैं, निकल रही हैं, निकल रही हैं, निकलती जा रही हैं, यानी कि जो लाइट रेज है वो आगे बढ़ती जा रही हैं। आगे बढ़ते 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 हुआ क्या कि पेरिस्कोप का जो अपर होल है, जो ऊपर वाला होल है, वो उन लाइट रेज को दिख गया। तो लाइट रेज क्या करेंगी, इस अपर होल की ही मदद से पेरिस्कोप के अंदर चली जाएंगी। भाई गड्ढा है ना, होल है ना, तो इस गड्ढे की मदद से, इस होल की मदद से जो लाइट रेज होंगी ट्री से निकल करके कहाँ आ जाएंगी, पेरिस्कोप के अंदर चली जाएंगी। अब अंदर कहाँ जाएंगी, तो ये जो लाइट रेज है ये आ कहाँ से रही हैं, ऊपर वाले होल से आ रही हैं। ऊपर वाले होल के जस्ट सामने है क्या, अपर मिरर, कौन सा, M1 नाम का। M1 है या नहीं है, है ना। तो अपर होल से जैसे ही लाइट रेज अंदर एंटर करेंगी पेरिस्कोप में, तो उनको सबसे पहले क्या मिलने वाला है, M1 प्लेन मिरर मिलने वाला है। अब ये बात तो हम सबको पता ही है ना, ये बात तो अंडरस्टूड है कि लाइट रेज अगर मिरर पे आकर के स्ट्राइक करती हैं तो क्या होने वाला है भाई, रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो प्लेन मिरर M1 पे आकर के जब लाइट रेज क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी, तो प्लेन मिरर M1 क्या करने वाला है, उन लाइट रेज का रिफ्लेक्शन करवाने वाला है। तो रिफ्लेक्शन के बाद में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज कुछ इस तरीके से जाती हुई मिलेंगी। ये रिफ्लेक्टेड रेज बेसिकली
आप बोल सकते हो कि आई कहाँ से थी, तो आप बोलोगे कि मैम ट्री से लाइट रेज निकल रही थी जो कि इंसिडेंट रेज की तरह काम कर रही थी और इनने जाकर के प्लेन मिरर M1 पे क्या किया था, स्ट्राइक किया था, तो रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन होने के बाद में रिफ्लेक्टेड रे आप बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके से पेरिस्कोप के नीचे चली जाएगी। उसकी पूरी लेंथ के अलोंग क्या होने वाला है, पेरिस्कोप की पूरी लेंथ के अलोंग जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो दौड़ने वाली हैं। अल्टीमेटली होगा क्या कि जो लाइट रेज होंगी या आप बोल सकते हो कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो कहाँ पहुंचेंगी, पेरिस्कोप के बॉटम एंड की तरफ पहुंचेंगी। जैसे ही वो बॉटम एंड पे पहुंचेंगी उन रिफ्लेक्टेड रेज को रियलाइज होगा कि यार यहाँ पे तो फिर से क्या आ चुका है, एक प्लेन मिरर आ चुका है, कौन सा, M2 नाम का। तो रिफ्लेक्टेड रेज बेसिकली क्या करने वाली हैं, सेकंड वाले जो प्लेन मिरर है M2 इसके ऊपर स्ट्राइक करने वाली हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि पहले रिफ्लेक्शन की जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो दूसरे सरफेस पे पहुंचने के बाद में दूसरे रिफ्लेक्शन की क्या बन जाती हैं, इंसिडेंट रेज बन जाती हैं। पहले रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्टेड रेज दूसरे रिफ्लेक्शन की इंसिडेंट रेज बन जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो पहला रिफ्लेक्शन हुआ है M1 मिरर पे, उससे जो भी रिफ्लेक्टेड रेज निकली हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज M2 मिरर पे आकर के स्ट्राइक करेंगी। क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद में कुछ इस तरीके से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज बाहर निकलेंगी। बाहर कैसे, कहाँ से निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, तो भाई सेकंड प्लेन मिरर M2 के सामने क्या है, नीचे वाला होल भी तो है, तो उस होल से क्या होंगी, वो रिफ्लेक्टेड रेज बाहर निकल जाएंगी। यानी कि रेज एंटर यहाँ से कर रही थी अपर होल से और एग्जिट कहाँ से कर रही है, लोअर एंड से। लोअर एंड से करने से फायदा क्या होगा एग्जिट, कि भाई लोअर एंड पे, लोअर होल पे आप बोल सकते हो कि हमारी आंखें हैं, हम कहाँ थे, हम यही तो थे। तो जो भी रेज सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद में निकल रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, वो कहाँ जाएंगी, सीधे हमारी आंखों तक जाएंगी। और जहाँ ट्री से निकलने वाली जो आप बोल सकते हो कि रेज है वो हमारी आंखों तक पड़ेंगी, वहां पे हमको ट्री दिखाई देने लग जाएगा। तो जिस ट्री को, जिस ऑब्जेक्ट को हमारे लिए डायरेक्टली देखना क्या था, डिफिकल्ट था, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, पेरिस्कोप की मदद से बड़े ही आसानी से देख रहे हैं कि जो भी इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो पहले मिरर पे आकर के रिफ्लेक्ट होती हैं, फिर नीचे जाती हैं, फिर सेकंड मिरर पे रिफ्लेक्ट होती हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद में बाहर निकलती हैं पेरिस्कोप के। और बाहर कौन होते हैं, हम होते हैं, हमारी आंखें होती हैं और हमारी आंखें उन रेज को देख लेती हैं, तो हमें वो जो पेड़ है वो दिखाई देने लग जाता है। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप जो इमेज है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो, तो आपके लिए जो वर्किंग है पेरिस्कोप की उसे समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। एनीवेज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंस द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ट्री एंटर द आई ऑफ द पर्सन और ऑब्जर्वर, इट इज पॉसिबल टू सी द इमेज ऑफ द ट्री थ्रू द पेरिस्कोप इवन दो द ट्री कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। तो क्योंकि लाइट रेज ट्री से निकल करके कहाँ आ रही है, ऑब्जर्वर यानी कि हमारी आंखों तक पहुंच रही हैं, तो हमारे लिए पेरिस्कोप से ट्री की इमेज को देखना काफ़ी आसान होगा। बेसिकली ट्री को हम डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप बोल सकते हो कि उसकी इमेज हम आसानी से देख सकते हैं। इन द पेरिस्कोप द टॉप मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंड द बॉटम मिरर रिफ्लेक्ट्स द रिफ्लेक्टेड लाइट। आप देख सकते हो कि पेरिस्कोप में जो ऊपर वाला मिरर है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जो नीचे वाला मिरर है वो क्या करता है, रिफ्लेक्टेड लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि दो बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर इसके बाद में so the working of a periscope demonstrates that reflected light can be reflected again। यानी कि पेरिस्कोप की जो वर्किंग है वो इस चीज़ को बताती है कि जो एक रिफ्लेक्टेड लाइट है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है। द वर्किंग ऑफ अ पेरिस्कोप ऑल्सो एक्सप्लेन्स, और वो क्या एक्सप्लेन करती है कि हाउ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स enables us to see the objects which are not visible directly। और जो पेरिस्कोप की वर्किंग है वो हमें ये भी बताती है कि किस तरीके से दो प्लेन मिरर्स से होने वाला जो रिफ्लेक्शन है वो हमें इनेबल करता है कि हम उन चीज़ों को भी देख सकें जो कि चीज़ें हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, नाउ तो ये बेसिकली पेरिस्कोप का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं इसके कुछ यूजेस की, कि अ पेरिस्कोप इज यूज्ड टू सी ओवर द हेड्स ऑफ अ क्राउड से एज इन अ फुटबॉल मैच। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम मैच देखने गए, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग मैच देखने गए हैं, कुछ मेला वगैरह देखने गए हैं ना, तो
आगे आप बोल सकते हो कि इतनी भीड़ है कि लोगों के बस सर दिखाई दे रहे हैं। या सपोज कोई क्रिकेट मैच है तो आप बोल सकते हो कि छक्का चौका पड़ गया तो आगे के जितने भी लोग थे वो सब खड़े होकर नाचने लगे। अब फील्ड पे क्या हो रहा है वो हमको दिखाई दे नहीं रहा है, सिर्फ लोगों के हेड नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें तो दिखाई देना, मतलब हम तो देखना चाहते हैं ना कि आगे क्या हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से पेरिस्कोप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं बताऊं पेरिस्कोप का जो यूज़ है वो अब थोड़ा मैचेस को देखने के लिए कम हो गया है, क्योंकि अब जो भी स्टेडियम बनाया जाता है ना, वो आप बोल सकते हो कि वो लेवल्स में बनाया जाता है कि एक स्टेप हो गया, फिर जो उसकी नेक्स्ट स्टेप होगी उससे थोड़ी सी वो ऊंची रहेगी। तो फिर भी जो है ना आप बोल सकते हो कि सबसे पीछे जो इंसान बैठा है उसको क्लियरली चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, बहुत पहले की मैं बात कर रही हूँ अभी आपसे। तो उस समय जो है ना बस ऐसी फील्ड होती थी और स्टेडियम में आप बोल सकते हो कि बस ऐसे लोग क्या करते थे, लाइन से ऐसी चेयर वगैरह बना देते थे तो लोग ऐसे ही बैठते थे, है ना। लेकिन अब तो उस समय आप बोल सकते हो कि लोग को देखने में दिक्कत होती होगी, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके से जो पेरिस्कोप है उनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था। अब इतना यूज़ नहीं होता है ना। सामने आप बोल सकते हो कि बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगाई होती है, तो जिनको नहीं दिख रहा है वो उस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भाई फील्ड में क्या चल रहा है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको पेरिस्कोप का यूज़ दिख रहा होगा कि आगे यहाँ पे जो भी चल रहा है इस बच्चे को सब दिखाई देगा, भले इसके सामने कितने भी लंबे लंबे लोग क्यों ना खड़े हों। फिर अब पेरिस्कोप, अच्छा ये तो हो गया। सेकंड क्या है कि अब पेरिस्कोप इज यूज्ड बाय सोल्जर्स सिटिंग इन अ ट्रेंच या बंकर टू ऑब्जर्व द एनिमी एक्टिविटीज आउटसाइड ओवर द ग्राउंड। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे सोल्जर हैं, ठीक है, अब इनको, ये अपने सपोज बंकर में बैठे हैं या ट्रेंच वगैरह में हैं, अब इनको अपने दुश्मनों के ऊपर नज़र रखनी है कि हमारे जो दुश्मन हैं वो कहीं पास तो नहीं आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको नज़र रखनी होगी। अब अगर ये नॉर्मली जो है ना ऐसे घूम घूम के जो है ना नज़र रखेंगे तो फिर इनकी जान को भी खतरा है, पता चला सामने वाले ने गोली चला दी तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये छुप के जो है ना नज़र रखते हैं। तो छुप के कैसे, अब जैसे ये सोल्जर है, ये एक वॉल के पीछे छुपे हुए हैं, ठीक है, इनको ये पता करना है कि वॉल के दूसरे साइड में जो उनका दुश्मन है वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। तो अगर वो खुद ऐसे झांक के देखेंगे सामने आएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो छुप के देखने के लिए क्या करेंगे, देखना तो है ही ना। कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि पेरिस्कोप का यूज़ किया जाएगा कि ये क्या करते हैं, पेरिस्कोप को ऐसे डाल देते हैं। तो जैसे कि मैं सोल्जर हूँ, है ना, मेरे सामने ये दीवार है, दीवार के उस तरफ क्या चल रहा है ये मुझे देखना है, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे पेरिस्कोप को डालूंगी, ठीक है ना। तो पेरिस्कोप क्या करेगा, वहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही होगी, दुश्मन जो भी कर रहा होगा उसकी इमेज मुझे कहाँ मिल जाएगी, दीवार के पीछे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इमेज से मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली जो पेरिस्कोप है वो हमारे सोल्जर्स कैसे यूज़ करते हैं अपने दुश्मनों पे नज़र रखने के लिए। नाउ अ पेरिस्कोप इज यूज्ड, ये होगा यूज्ड, बी नहीं होगा। अ पेरिस्कोप इज यूज्ड बाय अ नेवी ऑफिसर सिटिंग इन द सबमरीन टू सी शिप्स ओवर द सर्फेस ऑफ द वाटर इन द सी इवन दो द सबमरीन इटसेल्फ मे बी सबमर्ज्ड अंडर वाटर। अब क्या हुआ कि नेवी ऑफिसर है ना, तो उसको ये नज़र रखनी है कि पानी का जो सरफेस है उसके ऊपर कौन कौन सी जो शिप्स हैं वो चल रही हैं, कहीं उनकी कोई किसी दुश्मन की शिप तो नहीं आ गई है। तो बेसिकली इसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छा वो नेवी ऑफिसर है कहाँ, वो है सबमरीन में। सबमरीन हम बोलते हैं कि पानी के नीचे होती है, सबमर्ज हो जाती है, ठीक है। तो नेवी ऑफिसर कहाँ बैठा है, सबमरीन में बैठा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बना दूँ, ये क्या है, बेसिकली एक सबमरीन है, ये क्या है, एक सबमरीन है। तो नेवी ऑफिसर बैठा है कहाँ, सबमरीन में, और उसको ये देखना है कि पानी के सरफेस पे कौन सी जो शिप्स हैं वो चल रही है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, सबमरीन से ही कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि पेरिस्कोप निकालने वाला है। मतलब वो जो पेरिस्कोप होता है वो सबमरीन में ही फिट होता है, ऐसा नहीं कि खिड़की खोल के जो है ना पेरिस्कोप निकाला और इसके बाद में अंदर ले लिया, ऐसा नहीं होता है। तो सबमरीन में ही आप बोल सकते हो कि फंसा होता है क्या, पेरिस्कोप। तो जब उन्हें नज़र रखनी होती है तो वो क्या करते हैं, सबमरीन में से ऐसे पेरिस्कोप निकालते हैं। ये पेरिस्कोप जो है ना ऐसे पानी के सरफेस पे जाता है, मतलब पानी से ऊपर आया और सरफेस पे पहुंच गया, और सरफेस पे ऐसे घुमा घुमा के देखते हैं कि भाई कोई शिप तो नहीं नज़र आ रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। फिर इसके बाद में जब उनको सब ऑलराइट दिखता है तो फिर वो नीचे आ जाते हैं वापस, मतलब सब जो ये है ना आपकी पेरिस्कोप वो नीचे आ जाता है दोबारा से, है ना। लेकिन अगर गड़बड़ दिख गई, जैसे कि शिप है पानी की सरफेस पे, तो शिप से निकलने वाली जो भी रेज होंगी वो कहाँ जाएंगी, पेरिस्कोप में जाएंगी। यहाँ पे जो मिरर होगा उससे रिफ्लेक्शन होगा, है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है इस प्लेन मिरर पे,
तो रिफ्लेक्शन होने के बाद में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होगी, नीचे जाएगी। इससे प्लेन मिरर पे भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, इसके कारण जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, होल ट्यूब से बाहर निकल आएगी और नेवी ऑफिसर जो है उनकी आंखों तक पहुंच जाएंगी। तो नेवी ऑफिसर को खुद पानी के नीचे लेकिन पानी की सरफेस पे कौन सी शिप है, क्या शिप है, उन सब के बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है ना, इतना भी समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हम आ चुके हैं किसके ऊपर, कैलिडोस्कोप के ऊपर। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे चैप्टर का एक मेजर टॉपिक चल रहा है कि किस तरीके से जो लाइट है वो बार बार रिफ्लेक्ट होती है, मल्टीपल इमेजेस बनती है। उसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके हमने क्या करा है, पेरिस्कोप का आविष्कार किया है। वैसे ही अब हमारे पास क्या होता है, कैलिडोस्कोप होता है। ठीक है ना, अब ये क्या होता है कैलिडोस्कोप, बेसिकली द कैलिडोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट या टॉय भी बोल सकते हो इसको, कंटेनिंग इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स विच प्रोड्यूस मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ कलर्ड ग्लास पीसेस या कलर्ड प्लास्टिक पीसेस या पेबल्स एंड क्रिएट ब्यूटिफुल पैटर्न्स। तो बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, या बच्चों के खेलने का ऐसे खिलौने भी आते हैं, टॉय के फॉर्म में भी जो ना कैलिडोस्कोप दिखता है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स होते हैं। प्लेन मिरर्स होते हैं, 3 होते हैं, जिनको कि हम एक दूसरे से क्या करते हैं, एंगल बना बना के रखते हैं, जो कि क्या करेंगे, अच्छा कैलिडोस्कोप के अंदर ही आप बोल सकते हो कि कुछ आप कलर्ड ग्लास के पीसेस डालते हो या पत्थर डालते हो या कुछ प्लास्टिक के पीसेस डालते हो, और इन्हीं पत्थरों के या बोल सकते हो कि इन्हीं ग्लास के पीसेस की जो इमेजेस हैं, है ना, वो कहाँ बनती हैं, तो प्लेन मिरर्स पे बनती हैं और अलग अलग पैटर्न बना करके बनती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विच प्रोड्यूस मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ कलर्ड ग्लास पीसेस या कलर्ड प्लास्टिक पीसेस एंड क्रिएट ब्यूटिफुल पैटर्न्स। द कैलिडोस्कोप इज consists of 3 long and narrow strips of plane mirrors inclined at 60-degree angle to one another, forming a hollow prism and fitted into a cardboard tube. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ऐसी पतली पतली प्लेन मिरर की क्या लेते हैं, स्ट्रिप्स लेते हैं, है ना। प्लेन मिरर की हमने 3 स्ट्रिप्स ले ली हैं और इन तीनों ही स्ट्रिप्स को हम क्या करते हैं, आप बोल सकते हो कि एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के एंगल पे रखते हैं। जैसे कि ये एक स्ट्रिप है, ये दूसरी स्ट्रिप है, ठीक है ना। तो इस वाली स्ट्रिप को हमने दूसरी वाली स्ट्रिप के साथ, उल्टा बन गया, ये वाली स्ट्रिप को हमने दूसरी वाली स्ट्रिप के साथ कैसे रखा है, 60 डिग्री के एंगल पे रखा है। पूरी स्ट्रिप चलो मैं बनाई देती हूँ। ये क्या है, एक है, ये आप बोल सकते हो कि दूसरी स्ट्रिप हो गई पीछे की तरफ, ठीक है ना। सिमिलरली जो तीसरी वाली स्ट्रिप होगी ना, उसको भी हम क्या करेंगे, इन दोनों के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री के एंगल पे रख देंगे। तो आपके पास प्लेन मिरर की, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि प्लेन मिरर की आपके पास लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स होती हैं, जिनको कि आप एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बना करके रखते हो। तो बेसिकली आपके पास एक प्रिज्म बन जाता है, एक हॉलो प्रिज्म आ जाता है, और इस पूरे हॉलो प्रिज्म को आप क्या करते हो, एक कार्डबोर्ड की ट्यूब में अंदर रख देते हो, कुछ इस तरीके से, है ना। ये आपको प्रिज्म दिखाई दे रहा होगा। ये क्या करा है हमने, तीनों ही प्लास्टिक बोल रही हूँ, जो लॉन्ग नैरो प्लेन मिरर की स्ट्रिप्स हैं, उनको हमने क्या करा है, 60 डिग्री का एंगल बना के रखा है, जिसके कारण इनसे देखो क्या बन चुका है, एक हॉलो प्रिज्म बन चुका है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको हॉलो प्रिज्म, ठीक है ना। तो एक स्ट्रिप ये है, एक उसके सामने वाली है और एक नीचे वाली है। आ रही बात समझ में, एक ये वाली है, एक उसके सामने होगी और एक ये नीचे वाली है। तो 3 प्लेन मिरर्स की स्ट्रिप से एक हॉलो प्रिज्म बन गया, जिसको कि आपने क्या करा है, कुछ इस तरीके से जो कार्डबोर्ड ट्यूब है उसमें लगा करके रखा है। बेसिकली ट्यूब पूरी कंप्लीट होती है समझाने के लिए कि कैसे हमें रखना है। ट्यूब को जो है आधा बनाया गया है कार्डबोर्ड के ट्यूब को, बाकी वो क्या करते हैं हम कुछ इस तरीके से, देखो ये आपने प्रिज्म बना लिया ना। अब इसको हम क्या करते हैं, कार्डबोर्ड की जो पूरी ट्यूब है उसके अंदर हम इसको रख देते हैं, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि वन एंड ऑफ द कार्डबोर्ड ट्यूब इज क्लोज्ड बाय एन ओपेक डिस्क या कार्डबोर्ड डिस्क। तो एक एंड जो होता है कार्डबोर्ड ट्यूब का, उसको हम क्लोज करते हैं किसके साथ, एक ओपेक डिस्क के साथ या कार्डबोर्ड डिस्क के साथ, जिसमें कि हम क्या करते हैं, बीच में एक छोटा सा होल भी बना देते हैं। यानी कि जैसे कि एक आपके पास क्या है, जो आपके पास सिलेंड्रिकल ट्यूब आई है उसको कवर भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसके एक एंड को कवर करने के लिए हम कार्डबोर्ड का ही एक
आप बोल सकते हो कि कवर बनाते हैं, डिस्क बनाते हैं, और डिस्क है इसका मतलब क्या कि बीच में आपको एक होल भी उसमें करना होगा, तभी तो अंदर देखोगे ना झांक के, वरना देखोगे कैसे। फिर द अदर एंड ऑफ द कार्डबोर्ड ट्यूब इज क्लोज्ड विथ 2 सर्कुलर डिस्क ऑफ ग्लासेस। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा एंड होता है उसका कैलेडोस्कोप का, उसको हम क्या करते हैं 2 सर्कुलर डिस्क से कवर करते हैं, लेकिन वो दोनों ही सर्कुलर डिस्क किसकी बनी होती है, ग्लास की बनी होती है। जो इनर डिस्क होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, और जो आउटर डिस्क होती है बाहर की तरफ वो ट्रांसलूसेंट ग्लास की बनी होती है। अ नंबर ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट कलर्ड ग्लास या प्लास्टिक एंड हैविंग डिफरेंट शेप्स आर केप्ट बिटवीन द 2 ग्लास डिस्क्स which can move around freely in the space between the 2 glass discs। तो बेसिकली हुआ क्या, जैसे कि इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो एक एंड पे ये क्या है, आपकी सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसके अंदर आपने प्लेन मिरर की 3 स्ट्रिप्स का क्या रखा हुआ है, प्रिज्म रखा हुआ है। तो इस आप बोल सकते हो कि जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है ना, इसका जो एक एंड होगा उसको आप क्या करोगे, आप बोल सकते हो कि एक कार्डबोर्ड की डिस्क से कवर करोगे जिसमें बीच में क्या होगा, छेद होगा। वहीं जो दूसरा एंड होगा इसका, जो दूसरा एंड होगा इसको आप कवर करोगे 2 सर्कुलर डिस्क से, और दोनों किसकी बनी होंगी, ग्लास की बनी होंगी। आउटर वाली आप बोल सकते हो कि ट्रांसलूसेंट होगी, और अंदर वाली कैसी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। और दोनों ही ग्लास डिस्क के बीच में क्या होने वाला है, कुछ कलरफुल ग्लास के पीसेस होने वाले हैं, प्लास्टिक के पीसेस होने वाले हैं, और कुछ इस तरीके से आपको रखना है कि जितने भी आप पीसेस डाल रहे हो वो क्या करें, दोनों ही ग्लास डिस्क के बीच में फ्रीली जो है ना मूव कर पाएं, ठीक है ना। तो अंदर वाली होती है ट्रांसपेरेंट, बाहर वाली होती है ट्रांसलूसेंट, और दोनों के ही बीच में ग्लास डिस्क के बीच में डिफरेंट शेप्स के कलर्ड ग्लासेस के पीसेस हम डालते हैं, ताकि वो दोनों ही क्या कर, मतलब दोनों ही डिस्क के बीच में वो फ्रीली मूव कर पाएँ। फिर इसके बाद में when we hold the kaleidoscope tube towards the light and look into it and look inside it through the small hole, we see beautiful patterns of colored glass। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब हम कैलिडोस्कोप को कुछ इस तरीके, जैसे कि यहाँ पे लाइट है, ठीक है ना, तो लाइट की डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, कैलिडोस्कोप को रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये आपका सपोज एक बल्ब है, ठीक है ना, ये क्या है, आपका एक बल्ब है, यहाँ से क्या हो रहा है, रोशनी आ रही है, ये आ गई रोशनी। तो हम जो हमारा कैलिडोस्कोप होगा ना वो कैसे रखेंगे, कुछ इस तरीके से रखेंगे। देखेंगे कहाँ से, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एंड जो होता है कैलिडोस्कोप का, उसको हम कार्डबोर्ड की डिस्क से कवर करते हैं जिसमें कि एक छोटा सा होल होता है ना। तो उस होल वाले एंड से ही हम क्या करने वाले हैं, कैलिडोस्कोप के अंदर देखने वाले हैं कि यहाँ पे क्या है, होल है, तो हम इसको ऐसे देखेंगे। तो इसके लिए आपको कैलिडोस्कोप को क्या करना पड़ेगा, लाइट की तरफ रखना पड़ेगा, उसका जो दूसरा एंड होगा उसको आपको ऐसे रखना पड़ेगा लाइट की तरफ। नाउ द कलर्ड ग्लास पीसेस एक्ट एज ऑब्जेक्ट्स एंड द इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स फॉर्म मल्टीपल इमेजेस ऑफ दीज ग्लास पीसेस बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शंस व्हिच लुक लाइक ब्यूटीफुल पैटर्न्स। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे जो बोला गया ना कि लाइट की तरफ रखना है, लाइट की तरफ क्यों रखना है, क्योंकि भाई लाइट यहाँ है ना, तो दूसरे एंड से क्या होने वाला है, लाइट एंटर करने वाली है। अब ये जो एंटर्ड लाइट है ये कहाँ पहुंचेगी, भाई यहाँ पे आपके पास 2 ग्लास की डिस्क है, और इन दोनों ही ग्लास की डिस्क के बीच में क्या है, कलरफुल आप बोल सकते हो कि ग्लास के पीसेस हैं। अब क्या होगा, अब आप बोल सकते हो कि लाइट रेज जो हैं, जो लाइट रेज हैं वो क्या हो रही हैं, अंदर आ रही हैं, अंदर आ रही हैं। अंदर कहाँ आएंगी, इन ग्लास के पीसेस पे स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करेंगी। फिर इन ग्लास पीसेस से जो लाइट रेज निकलेंगी वो कहाँ जाने वाली हैं, वो जो आपने 3 प्लेन मिरर की जो स्ट्रिप्स बना करके रखी है ना, उन पे लाइट रेज स्ट्राइक करने वाली हैं, जिसके कारण प्लेन मिरर की जो आप बोल सकती हो कि जो स्ट्रिप्स होंगी वो क्या करेंगी, अलग अलग इमेजेस बनाएंगी, पैटर्न बनाएंगी, किसके, ग्लास पीसेस के ही। तो आप बोल सकते हो कि आपके पास जो कैलिडोस्कोप आया है उसमें जो ग्लास पीसेस है कलरफुल, वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। लाइट आ रही है दूसरे एंड से, लाइट उन पे पड़ती है, पड़ने के बाद में कहाँ जाती है, उन पीसेस से निकल करके प्लेन मिरर की स्ट्रिप्स पे जाती है, जिसके कारण जो प्लेन मिरर की स्ट्रिप्स हैं वो क्या करती हैं, ब्यूटीफुल इमेजेस बनाती हैं, मल्टीपल इमेजेस बनाती हैं इन ग्लास पीसेस के। और कैसे, बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन विच लुक लाइक ब्यूटीफुल पैटर्न। तो आपको कुछ इस तरीके के सुंदर सुंदर पैटर्न जो ना दिखाई देने लग जाते हैं।
तो इफ वी टर्न द कैलिडोस्कोप क्यूब स्लाइटली द ग्लास पीस विल रीअरेंज एंड प्रोड्यूस अ न्यू पैटर्न। और फिर हम क्या करेंगे, अगर हमने कैलिडोस्कोप को ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा, तो जो ग्लास पीसेस होंगे वो तो फ्रीली मूव हो रहे हैं ना दोनों ही डिस्क के बीच में, तो वो क्या हो जाएंगे, अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करने से क्या होता है, एक नया पैटर्न बेसिकली बनने लगता है। तो हर बार जो है ना, जितने बार आप कैलिडोस्कोप को घुमाते हो उतने बार नया नया पैटर्न आपको दिखाई देने लग जाता है। द कैलिडोस्कोप प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ ever changing colored patterns and designs. An interesting feature of kaleidoscope is that we can never see the same pattern again. एक बार जो पैटर्न आपको दिखाई दिया है वो दोबारा से आपको उसमें कभी दिखाई नहीं देने वाला है। Every time a new pattern is formed. Kaleidoscopes are used by designers of wallpapers and fabrics as well as by artists to get ideas for new patterns. आपने देखा होगा ना, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो डिज़ाइनर्स होते हैं, है ना, इनके पास आखिर इतनी सारी डिज़ाइंस आती कहाँ से हैं। भाई किसके पास इतना दिमाग होता है कि हर दिन क्या कर रहा है, वो अलग अलग तरह के 100 डिज़ाइन बना के दे रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कैलिडोस्कोप का ही यूज़ किया जाता है कि जितने बार देखोगे उतने बार आपको नया पैटर्न मिलेगा और कभी भी वो जो पैटर्न है वो चेंज नहीं होने वाला, मतलब रिपीट नहीं होने वाला है। तो उस हिसाब से हमारे सभी आर्टिस्ट को, डिज़ाइनर्स को फ़ायदा होता है, नए नए पैटर्न्स के आइडिया आते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है वो होता है पूरा कंप्लीट। आज के सेशन में हमने बहुत सारी बातें करी हैं, है ना। आज के सेशन में हमने ये सीखा है कि लाइट का बार बार रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन से मल्टीपल इमेजेस कैसे बनती हैं, पेरिस्कोप क्या होता है, कैलिडोस्कोप क्या होता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हमने बात करी है। उम्मीद करती हूँ आज की सारी बातें सबको समझ में आई होंगी। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में और अगले सेशन में मिल करके करेंगे कुछ और नई चीज़ों को डिस्कस। तब तक आप क्या करोगे, विजिट कर लो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, गूगल पे टाइप करो magnetbrains.com। जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। क्लास 8 का जो ऑप्शन आता है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के अंदर, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे या टैप करोगे आपके सामने क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। साइंस देखने के लिए आप क्या करोगे, क्लास 8 साइंस पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा क्या, ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा क्लास 8 साइंस बाय विभूति खरे। अब अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं, जो भी हम कर रहे हैं, सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको हो जाएंगे अवेलेबल। सपोज आपको फर्स्ट चैप्टर ही देखना है अपना क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इस चैप्टर का जो फर्स्ट, सबसे पहला जो वीडियो आएगा वो आएगा किसका, सिलेबस ओवरव्यू का, है ना। आपको अगर याद हो तो हमने क्लास 8 साइंस को जब हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने सिलेबस देखा था, तो सबसे पहले आएगा सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो। अब अगर आपको फर्स्ट चैप्टर देखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन आ रहा होगा इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो हमारा जो पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप मैग्नेट ब्रेन्स के सभी चैनल, सभी वीडियो लेक्चर्स को जो है ना एक्सेस कर सकते हो। तो YouTube पे आपकी जो कंप्लेंट होती है कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मिलती भी है तो उसमें सीक्वेंस इतना ऊपर नीचे होता है लेक्चर्स का कि हमें समझ में नहीं आता है कि कौन से लेक्चर के बाद में कौन सा देखना है, सीक्वेंस क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो ऐसा आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस पे अरेंज मिलते हैं। प्लस यहाँ पे सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।